हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मिल राइट एसे ऑन लिबर्टी। हिंदी में, मिल ने किस वर्ष एसे ऑन लिबर्टी की रचना की। फर्स्ट है 1857, सेकेंड 1858 और 1859 या फिर 1868। बताइए आप कि जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी एसे को कब लिखा था। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। ये जे.एस. मिल की इम्पॉर्टेंट ऐसे है, ऐसे कलेक्शन है, इसलिए आपको इसका ईयर ऑफ पब्लिशिंग पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप पढ़े होंगे। अगर आपसे एक बार कोई पूछ ले ऑन लिबर्टी किसकी है तो जे.एस. मिल की है, पर ईयर क्या है यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको बताना है कि ईयर क्या है इसका। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1859 में जे.एस. मिल ने एसे ऑन लिबर्टी की रचना की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, इन्होंने कहा कि लिबर्टी वो है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूरी आज़ादी हो, एक्सप्रेशन की हो, आप पूरी आज़ादी हो, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि एक ह्यूमन अपनी बॉडी पर अपनी सोल का मास्टर होता है। और इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी जो स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछी जा सकती है कि इन्होंने कहा कि लिबर्टी को जो सबसे ज़्यादा लिमिट करता है वो समाज है, उसके पीछे समाज जिम्मेदार है, ना कि राज्य और सरकार। इन्होंने समाज को ही जिम्मेदार ठहराया कि समाज इस बात के लिए जिम्मेदार है कि जो लिबर्टी को एक लिमिट में करने की कोशिश हो रही है उसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है। मिल नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। अगर इनके आप पूरे थॉट्स पढ़ेंगे तो इन्होंने स्टेट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की कि स्टेट इंडिविजुअल की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। नकारात्मक स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जे.एस. मिल जी ने सपोर्ट किया था। ये ब्रिटिश फिलोसफर थे। अब इनकी देखिए, ऑन लिबर्टी आपको पता चल गया कि 1859 में इन्होंने लिखा था। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है यूटिलिटरिज्म जो कि 1861 में पब्लिश हुई थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो कि 1869 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, विच थिंकर सपोर्टेड द आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द इकोनॉमिक फील्ड। किन विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में यथेच्चाचारी सिद्धांत का समर्थन किया। ए बर्लिन एंड लियो स्ट्रॉस, बी एडम स्मिथ एंड सीले, सी एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, डी डेविड रिकार्डो एंड लियो स्ट्रॉस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफ, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्या बर्लिन और लियो स्ट्रॉस ने सपोर्ट किया था यथेच्चाचारी सिद्धांत का, या एडम स्मिथ एंड सीले ने, या एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो ने, या फिर डेविड रिकार्डो एंड लियो स्ट्रॉस ने। इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो ये दोनों ही थिंकर्स ने आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल को सपोर्ट किया था इकोनॉमिक फील्ड में, आर्थिक क्षेत्र में यथेच्चाचारी सिद्धांत को इन्होंने समर्थन दिया था। इनका मानना था कि भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए और राज्य द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर हो रही हैं राज्य में, वहाँ पर राज्य इंटरफेयर ना करे। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट में चल रही है
तो स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे। अगर जैसे किसी को कोई कंपनी खोलनी है, कोई इंडस्ट्री किसी को चलानी है, तो उसे ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े कि वो स्टेट से परमिशन ले उसके लिए। इसी बात का एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने विरोध किया था कि परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही स्टेट उससे पूछने आएगा। आर्थिक क्षेत्र में किसी को भी अगर कोई नई कंपनी खोलनी है, कोई नई इंडस्ट्री चलानी है, तो वो उसे खोल सकता है। पूरी तरह से स्टेट में जो आर्थिक क्रियाएं होंगी उनका परिचालन होगा बिना राज्य के हस्तक्षेप के। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज दीज बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय मैकफर्सन। मैकफर्सन द्वारा इन पुस्तकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, सेकेंड द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ है डेमोक्रेटिक थियरी। आपको इन चारों बुक्स को किसने लिखा ये तो आगे पता चलेगा कि मैकफर्सन ने लिखा, पर यहाँ पर आपको ये नहीं बताना, यहाँ पर आपको इनको ईयर वाइज लगाना है कि ईयर वाइज बताइए कि किस बुक को मैकफर्सन ने किस ईयर में लिखा और वो बुक पब्लिश हुई। देख लीजिए आप, बताइए अब कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईयर वाइज बुक को लर्न करना थोड़ा टफ होता है, पर अगर कोई इम्पॉर्टेंट बुक है तो आपको उसको ईयर वाइज लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इजी स्कोर आप उससे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगर आपको ईयर लर्न हो गया इम्पॉर्टेंट बुक्स का, तो आपके कुछ मार्क्स तो एग्ज़ाम में श्योर है। इसलिए ऑथर और बुक्स इम्पॉर्टेंट है और साथ में बुक की पब्लिशिंग ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। अब बताइए इसमें ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ईयर वाइज बुक को लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर अगर आपने अच्छे से लर्न किया है तब आपको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब देखिए सबसे पहले बुक है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये किस ईयर पब्लिश हुई थी? 1977 में। सेकंड है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये कब पब्लिश हुई? 1965 में, यानी ये फर्स्ट वाले के बाद हुई है। थर्ड है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये किस साल पब्लिश हुई? इस बुक का पूरा नाम देख लीजिए, है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। ये पूरा नाम है इस बुक का। 1962 में ये पब्लिश हुई थी। फोर्थ है डेमोक्रेटिक थियरी। ये मैकफर्सन की इम्पॉर्टेंट बुक है, 1973 में पब्लिश हुई थी। अब सबसे पहले कौन सी बुक लिखी गई बताइए। सबसे पहले कौन सी बुक आई? सबसे पहले आई है थर्ड, द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। किस साल? 1962 में। उसके बाद है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी थर्ड सेकंड हो गया। और उसके बाद कौन सी बुक है? उसके बाद है डेमोक्रेटिक थियरी। थर्ड, सेकंड, फोर्थ और लास्ट में है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीबी मैकफर्सन एक कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम है क्रॉफोर्ड ब्राफ मैकफर्सन। ये सीबी मैकफर्सन का पूरा नाम है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सिविल लिबर्टी अटेन्स पर्सन एज अ पर्सन। किसके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है? ए सेबाइन, बी अरिस्टोटल अरस्तु जी, सी है बाकर, डी है एफ.ए. हिक। यह स्टेटमेंट किसका है? सिविल लिबर्टी के बारे में कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये सेबाइन का स्टेटमेंट है, या अरिस्टोटल का है, या बाकर का है, या फिर हेक का है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिबर्टी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी में, इसलिए आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है।
क्योंकि लिबर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये बार्कर का स्टेटमेंट है। अर्नेस्ट बार्कर ये इंग्लैंड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही ये कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। इनके अकॉर्डिंग सिविल लिबर्टी 3 तरह की होती है। एक है जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी। दूसरी है समझौते की स्वतंत्रता, लिबर्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिबर्टी है लाइफ हेल्थ को लेकर के, कि कोई बाहरी खतरा ना हो। अगर जीवन, स्वास्थ्य और शरीर की बात है तो उसे मुक्त रखा जाए, उसे किसी भी एक्सटर्नल जो कोई खतरा है उससे में कोई डेंजर ना आए, जीवन में, स्वास्थ्य में और शरीर में। बार्कर ने बताया था सबसे पहले कि जो 3 टाइप्स लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, ये तीनों ही लिबर्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सिविल लिबर्टी के बारे में ही यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट था, पूछा गया था किसने दिया है, ये स्टेटमेंट बार्कर ने दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom I may disagree with your views but will protect your rights to express till death। किसके अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। किसका स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। ए स्पेंसर, बी वॉल्टेयर, सी फ्रीडमैन, डी रूसो। बताइए, ये भी लिबर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और 4 थिंकर आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट है किसकी है ये आपको यहां पर बताना है। क्या ये स्टेटमेंट स्पेंसर की है, वॉल्टेयर की है, फ्रीडमैन की है या रूसो की है। पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि उसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन स्टेटमेंट ही आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किस थिंकर का है। फिर चाहे वो लिबर्टी हो, राइट्स हो, पावर से रिलेटेड टॉपिक हो, स्टेटमेंट बहुत आते हैं। आप बताइए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वॉल्टेयर का ये स्टेटमेंट है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और इससे, इस स्टेटमेंट से ही आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं और ये फ्रेंच राइटर थे। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, इन विच ईयर हैरोल्ड लास्की कंपोज्ड अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हैरोल्ड लास्की ने किस वर्ष अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की। ए 1924, बी 1925, सी 1926, डी 1927। लास्की की ये इंपॉर्टेंट बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। आपको इसका ईयर बताना है। अगर यहाँ पर यह क्वेश्चन होता कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा किसने है, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता ये क्वेश्चन एकदम, कि आप तुरंत बता देंगे कि लास्की की है ये। पर आपसे यहाँ पर ईयर पूछा गया है और ईयर में ही आपको डिफिकल्टी आती है, इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपको वो आता जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। अब बताइए कि किस साल हैरोल्ड लास्की ने अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की थी। 1924 में की थी या 1925 में की थी या 1926 में या 1927 में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1925 में हैरोल्ड लास्की ने अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना की। इनके बारे में एक बात और है कि इन्होंने कहा था कि बिना राइट्स की लिबर्टी नहीं होती, क्योंकि मानव का विकास तभी सबसे ज़्यादा होता है जब उसको अवसर मिले, अधिकार मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और एक अच्छी गवर्नमेंट मिले। ये तीनों ही चीज़ लिबर्टी के लिए बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू लास्की। और इन्होंने ही लिबर्टी को 3 टाइप्स में किया, इंडिविजुअल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी।
और इस बुक में इन्होंने लिबर्टी के ही बारे में बात की और इनका मानना था कि अधिकार सबसे ज़रूरी है लिबर्टी के लिए, राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं लिबर्टी के लिए। अगर मानव के पास अधिकार होंगे, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अवसर होगी और एक उत्तरदायी सरकार होगी, तभी वह स्वतंत्र हो सकेगा। हैरोल्ड लास्की की और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए, द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस जो 1935 में पब्लिश हुई थी, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में पब्लिश हुई थी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938 में पब्लिश हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, विच थिंकर गेव द कंसेप्ट ऑफ पेंशन योजना। पेंशन योजना की संकल्पना किस विचारक ने दी? ए बार्कर, बी ऑस्टिन, सी डॉर्किन, डी रिचर्ड टर्नी। आप बताइए कि पेंशन योजना का कंसेप्ट किसने दिया था ए बी सी डी में से। अब ये संकल्पना भी आपके एग्जाम में आ सकती है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसे ही क्वेश्चंस दे करके आपको एग्जाम में फंसाया जाता है, जहाँ पर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन को लगाने में कि आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। इसलिए आप पढ़िए सब कुछ और पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, तब आप समझ पाएंगे कि आपकी जो पढ़ाई थी वो कितनी प्रोडक्टिव थी अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए तो। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉर्किन। इनका पूरा नाम था रोनाल्ड डॉर्किन, ये अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने ही पेंशन योजना दी थी। क्या कहा था इस योजना में इन्होंने? इनका मानना था कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं उनको क्या है कि उनको अधिक सुविधाएं देनी चाहिए। इस बात का इन्होंने समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि सबको बराबर देना ये बहुत उचित नहीं होगा, हमें जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं हमें उनको ज़्यादा देना चाहिए, उनको ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां हैं, वो औरों के मुकाबले काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनके लिए एक पेंशन योजना चलाने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो भी शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं वहाँ पर उनको थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं और लोगों के मुकाबले दी जाएगी। इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए, रोनाल्ड डॉर्किन की टेकिंग राइट सीरियसली इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, लॉज एम्पायर, सॉवरेन वर्च्यू। ये 3 बुक्स अगर आपके एग्जाम में आएंगी इनकी तो यही आएंगी और ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। आपको चल गया पता कि पेंशन योजना क्या थी जो कि रोनाल्ड डॉर्किन ने दिया था। इसमें यही था कि जो भी हैंडीकैप लोग हैं हमें उन्हें थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी आम लोगों के मुकाबले देने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, विच आइडियोलॉजी सपोर्टेड इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। परिणामों की समानता का समर्थन किस विचारधारा ने किया? ए कैपिटलिज्म, बी मार्क्सिस्ट, सी लिबरलिज्म, डी इंडिविजुअलिस्ट। बताइए कि परिणामों की समानता का समर्थन इन चारों में से किस विचारधारा ने किया था? पूंजीवाद ने किया था, मार्क्सवाद ने किया था, उदारवाद ने किया या फिर व्यक्तिवाद ने किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। परिणामों की समानता, अगर आप इसका मतलब समझ जाएंगे इस वर्ड का, तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं और विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो तब आपको एक अच्छा हिंट मिल जाएगा कि किस विचारधारा से रिलेटेड है ये। क्या ये पूंजीवाद का है, मार्क्सवाद का है, या उदारवाद का है, या व्यक्तिवाद का है? देखिए सबसे पहले परिणामों की समानता का मतलब क्या होगा। इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स की जो बात यहाँ पर की गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना, यानी कि जो भी लोग समाज में हैं हमें उन्हें इकोनॉमिकली इक्वल करने की ज़रूरत है। अब आप मतलब जान गए। अब आप बताइए इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर। किसने इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी अपने विचार में? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मार्क्सवाद का ही मानना था कि परिणामों की समानता लागू करना चाहिए, जिसमें कि सभी व्यक्तियों को
जो उनकी आर्थिक स्थिति है उन्हें हमें समान बनाना चाहिए। जो भी सोसाइटी में, स्टेट में एक इनइक्वालिटी है, सोशली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, हमें उसे कंप्लीट ख़त्म करने की ज़रूरत है, पूर्ण रूप से समाप्त करने की ज़रूरत है। और अगर जब ये सब व्यवस्था, जब हम इसको पूरा बराबर कर देंगे तो जो क्या होगा, इससे पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी और जो रियल इक्वालिटी है, वास्तविक समानता है, उसकी स्थापना होगी, जिसका मिलोवन डिसलास ने भी अपनी बुक न्यू क्लास में विरोध किया था। आपको पता है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि किसने इक्वालिटी का विरोध किया था। मिलोवन डिसलास ने अपनी बुक न्यू क्लास में विरोध किया था इक्वालिटी का। इनका मानना था कि समानता केवल दिखावा है। इसी बात को लेकर इन्होंने विरोध किया था। मार्क्स की जो विचारधारा थी कि हमें क्या करना है, हमें सभी की इकोनॉमिक सिचुएशंस को इक्वल कर देना है, जिससे कि हम सोशली और इकोनॉमिकली जो इनइक्वालिटीज़ है उसे ख़त्म करने में सफल हो पाएंगे। और जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी वहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जितनी भी कंपनी, इंडस्ट्री जो भी है, वो सब कुछ एक फिक्स क्लास, एक ग्रुप ऑफ क्लास के लोग रूल करते हैं और वही ओन करते हैं, पूंजीवादी लोग। और जब अगर हम सबको बराबर, उनकी स्थिति को बराबर कर देंगे तो क्या होगा, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और जो रियल इक्वालिटी की हम बात करते हैं उसकी स्थापना होगी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऑथर है और बुक्स हैं। आपको मैच कराना है कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। जीन एस्टेल है, केट मिलेट है, कोहेन है, कैरोल गिलिगन है। और बुक्स दी हुई हैं: द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, पब्लिक मैन, प्राइवेट विमेन, रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वालिटी इन डिफरेंट वॉइस। मैच कराइए आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। अगर आपको कोई एक भी बुक आती है तो आप उसको मैच करा के पहले देखिए, फिर देखिए कौन सी आपको आती है। मिनिमम मैक्सिमम कभी कभी एक बुक आने पर भी मैथ द फॉलोइंग निकल आता है और कभी कभी आप 3 तक चले जाएंगे तब भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए जीन एल्स्टन की कौन सी बुक है। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़िए, अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़िए, फिर केट मिलेट देखिए, और अगर नहीं आता तो आप जेन एस्टन को छोड़ दीजिए, केट मिलेट का देखिए कि कौन सी बुक है। ये सारे थिंकर इंपॉर्टेंट हैं और ये बुक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जीन एल्स्टन, इनकी कौन सी बुक है। इनकी बुक है पब्लिक मैन, प्राइवेट विमेन। कब पब्लिश हुई, 1981 में। फिर है केट मिलेट, इनकी कौन सी बुक है। इनकी बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है केट मिलेट की, और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। 1970 में ये बुक पब्लिश हुई थी। फिर है कोहेन, कोहेन की कौन सी बुक है। इनकी बुक है रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। कब पब्लिश हुई, 2008 में। लास्ट है कैरोल गिलिगन, इनकी कौन सी बुक है। एक ही ऑप्शन बचा, इन डिफरेंट वॉइस। 1982 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अब इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से ऑथर और बुक्स देख लीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इन्हें एक जगह नोट करके रख सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में लास्ट टाइम रिवीजन अपना अच्छे से कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम इक्वालिटी मीन्स मेजॉरिटीज ऑटोक्रेसी। किसके अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। ए एक्टन, बी टॉकवेल, सी प्लेटो, डी हॉब्स। बताइए किस थिंकर के अकॉर्डिंग समानता बहुमत की निरंकुशता है। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट है, आपको बहुत सोचना तो पड़ेगा नहीं इसके लिए। अगर एक बार मैच दी फॉलोइंग है फिर भी आपको सोचना पड़े, पर स्टेटमेंट है, आप डायरेक्ट बताइए कि इन चारों में से किसका ये स्टेटमेंट है इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी में, और इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। इसलिए आप बताइए कि इक्वालिटी के बारे में किसने ये बात कही। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉकवेल
जो कि फ्रेंच डिप्लोमेट थे, और इन्होंने ही इक्वालिटी के बारे में ये बात कही। ये इक्वालिटी को बहुत सही नहीं मानते थे समाज के लिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आपने देखा स्टेटमेंट से ही दिख रहा है कि समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। इनकी बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका और है द ओल्ड रेजाइम एंड रेवोल्यूशन। ये दोनों इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में आ सकती है। साथ ही साथ लॉर्ड एक्टन भी इक्वालिटी को नहीं मानते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन इक्वालिटी के बारे में ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट टॉकविल की है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन है, हु इज द सपोर्टर ऑफ जस्ट मेरिटोक्रेसी? जस्ट मेरिटोक्रेसी के समर्थक कौन हैं? ए भीखो पारेख, बी क्रिस्टल बेल, सी एलस्टीन, डी सेंट ऑगस्टीन। अब बताइए जस्ट मेरिटोक्रेसी, ये कंसेप्ट को किसने सपोर्ट किया है? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या भीखू पारेख ने कहीं जस्ट मेरिटोक्रेसी की बात की है, क्रिस्टल बेल ने की है, एलस्टीन ने, या फिर सेंट ऑगस्टीन ने? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टल बेल ने जस्ट मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट किया था। इसका अर्थ क्या होगा? इसका मतलब है योग्यता आधारित संकल्पना, जहां पर इन्होंने क्या कहा कि समाज में देखिए इनइक्वालिटी तो है, पर किसके बेसिस पर है? ये योग्यता पर है, कौशल पर है और उपलब्धि के आधार पर है, तभी वहां पर इनइक्वालिटी है। अगर उनमें थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी होती, कोई उनके अंदर एक मेरिट होती किसी बात को लेकर के, और कोई अचीवमेंट उन्होंने अगर समाज में पाया होगा, तब उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता। पर जब उनके पास ये सब है नहीं, इस वजह से ये विषमता के वो शिकार हैं। अगर उनमें योग्यता, कौशल और उपलब्धि आ जाएगी तो उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए जस्ट मेरिटोक्रेसी को क्रिस्टल बेल ने ये बात कहकर समर्थन दिया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, हु सेड द स्टेट वेयर देयर इज नो जस्टिस इज लाइक अ गैंग ऑफ सी रॉबर्स? किसने कहा जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्र लुटेरों के गिरोह जैसा है? ए थॉमस पोग ने, बी कार्ल पॉपर ने, सी सेंट ऑगस्टाइन ने, डी ब्रायन बेरी ने। ये जस्टिस से क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं वो सारे टॉपिक कवर करते हैं आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट से, इसलिए आप क्वेश्चंस जरूर लगाया करिए। आपको लिबर्टी से क्वेश्चन मिल रहा है, आपको इक्वालिटी से मिल रहा है, जस्टिस से मिल रहा है, इसलिए आप अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एग्ज़ाम अभी बहुत टाइम नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाइए। अब ये न्याय के बारे में किसने ये स्टेटमेंट दिया आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट ऑगस्टीन ने ही ये बात कही है। इस स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है? इससे साफ दिखता है कि ऑगस्टाइन ने न्याय को बहुत इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि जस्टिस एक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है, न्याय का होना एक राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वहाँ पर न्याय नहीं है तो वह इल्लीगल है। उस राज्य को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, वो इल्लीगल कहलाएगा। अगर वो है और वहाँ पर न्याय नहीं है तो वो गैर कानूनी राज्य कहलाएगा। इनका मानना था कि स्टेट जो गॉड की वर्शिप करते हैं और जो वहीं पर जस्टिस होगा, और जो नहीं करते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, उस राज्य में न्याय का एग्जिस्ट होना बहुत मुश्किल है। वहां पर न्याय नहीं हो सकता जहां पर भगवान की पूजा नहीं होती। और इन्होंने कहा था कि न्याय को बनाता कौन है? न्याय को कोई सिविल अथॉरिटी नहीं बनाती बल्कि चर्च बनाती है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कॉल्ड? रॉल्स के न्याय सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, प्रगतिशील सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत,
सी लिबर्टेरियन डॉक्ट्राइन, स्वतंत्रतावादी सिद्धांत। डी प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत सबने पढ़ा होगा, पर यहाँ पर उसका एक शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा रहा है कि उस थ्योरी को क्या कहा जाता है। अगर आपको रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिफाइन करना हो बहुत कम शब्दों में, तब आप उसे क्या कहेंगे? प्रगतिशील सिद्धांत कहेंगे, या क्षतिपूर्ति सिद्धांत कहेंगे, या स्वतंत्रतावादी सिद्धांत कहेंगे, या स्वायत्तता का सिद्धांत कहेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को हम ये कह सकते हैं। रॉल्स का मानना क्या था? देखिए, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस थी क्या? यही ना कि जहां पर इनइक्वालिटी हो पर साथ ही साथ वंचित लोगों का कल्याण हो। इसलिए इनके न्याय सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा से करके, जो उनके पास प्रतिभा है उसका प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। देखिए, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस यही तो थी ना कि जहाँ पर क्या है, जहाँ पर बड़े लोग हैं, अमीर हैं और गरीब लोग भी हैं, एक इनइक्वालिटी तो दिख रही है कि हाँ है, असमानता है, क्योंकि सब वहाँ पर बराबर नहीं हैं। पर अगर किसी के अमीर होने से वहाँ के गरीबों का फायदा हो रहा है, अब जैसे कोई अमीर आदमी है, उसने कोई इंडस्ट्री खोल रखी है, तो वो अपनी इंडस्ट्री में गरीब लोगों को काम दे रहा है, उससे गरीब लोगों का रोज का खर्चा चल रहा है, वो उससे उसकी जो पैसे उनको मिलते हैं उसकी मदद से उनका जीवन यापन चल रहा है, तब उससे कोई बहुत समस्या नहीं है अगर वहाँ पर इस तरह की असमानता है। यही था रॉल्स का न्याय सिद्धांत, और इसीलिए हम उस न्याय सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जॉन रॉल्स की बुक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म इनकी जॉन रॉल्स की इंपॉर्टेंट बुक थी। लॉज ऑफ पीपल्स, ये बुक भी जॉन रॉल्स की है, और जस्टिस एज फेयरनेस। रॉल्स के बारे में तो सबसे ज़्यादा इनका न्याय सिद्धांत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको न्याय सिद्धांत रॉल्स का नहीं आता तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और मैंने आपको बहुत ब्रीफ में इसके बारे में बता दिया कि आपको एक क्लियर आइडिया जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस का हो जाएगा। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 14th क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, माइकल वार्जर सपोर्टेड द कैपेसिटी अप्रोच। क्षमता सिद्धांत का समर्थन मिचेल वार्जर ने किया। सेकेंड है, कैपेसिटी अप्रोच सपोर्ट्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी। क्षमता में वृद्धि करने का समर्थन करता है क्षमता सिद्धांत। अब बताइए आप कि केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकेंड सही है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन कैपेसिटी अप्रोच पर है। अगर आपने कैपेसिटी अप्रोच पढ़ा होगा तब आप बता देंगे कि उसके सपोर्टर कौन थे, माइकल वार्जर में थे या नहीं थे, ये कैपेसिटी अप्रोच है क्या। अब सेकेंड स्टेटमेंट तो यही कह रहा है ना कि कैपेसिटी अप्रोच सपोर्ट्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी, क्षमता में वृद्धि करने का समर्थन करता है क्षमता सिद्धांत। अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, जो कि कह रहा है कि माइकल वार्जर सपोर्टेड द कैपेसिटी अप्रोच। अब क्या क्षमता सिद्धांत को सपोर्ट किया था माइकल वार्जर ने? ये स्टेटमेंट गलत है। कैपेसिटी अप्रोच को सपोर्ट किया था अमर्त्य सेन ने। इस सिद्धांत को इन्होंने ही अपनाया था। कहाँ पर? अपनी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में, जो कि 1999 में पब्लिश हुई थी। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है और दिसंबर वाले एग्जाम में ये आई भी थी। इसी बुक में इन्होंने क्षमता सिद्धांत को अपनाया था। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कैपेसिटी अप्रोच सपोर्ट्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कैपेसिटी अप्रोच के बारे में। अमर्त्य सेन का मानना था कि लोगों में क्षमताओं
में अगर वृद्धि की जाएगी तो उससे क्या होगा, अगर लोगों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। अगर हम उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दे थोड़ा सा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो कि इम्प्रूव हो सकती है। अमर्त्य सेन डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते थे और इनका मानना था कि सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। और क्योंकि क्या है कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है वो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देता है, और अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा किसी नेशन में तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। सब कुछ अवसर पर ही डिपेंड करता है, और वो अवसर कहाँ मिलेगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आपको इसका आंसर मिल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट गलत है क्योंकि माइकल वॉर्जन ने कैपेसिटी अप्रोच का सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि अमर्त्य सेन ने किया है। कहाँ पर, अपनी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में इन्होंने क्षमता की समानता का समर्थन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, विच थिंकर अपोज्ड नेचुरल राइट्स। किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का विरोध किया। ए हॉब्स, बी बेंथम, सी रिची, डी हिगल। बताइए कि नेचुरल राइट का विरोध किसने किया है। इन चारों थिंकर में से करेक्ट क्या हो जाएगा। नेचुरल राइट्स के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सपोर्टर अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं कि नेचुरल राइट्स की बात सबसे पहले किसने की थी, पॉलिटिकल थियरी में, थॉट में। पर अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका विरोध किसने किया, तब आंसर क्या होगा। हॉब्स, बेंथम, रिची या हीगल में से करेक्ट क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बेंथम ने नेचुरल राइट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने तो नेचुरल राइट को बकवास तक कहा और निरर्थक कहा ये मीनिंगलेस है। क्योंकि क्या है कि आपको पता है कि बेंथम स्टेट को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि स्टेट तो बनाता है राइट्स को, अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। इसीलिए बेंथम ने जो कहा कि राज्य द्वारा जो निर्मित अधिकार हैं वो अधिक महत्व हैं और ये उन्हीं को ही महत्व देते थे। अब ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल अपने राइट्स बना लिए और उसे आपने कह दिया कि ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। जैसे कि जॉन लॉक ने क्या किया था, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को उन्होंने बता दिया कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, ये एक मनुष्य को प्राकृतिक प्राप्त हैं फ्रॉम बर्थ, और इन अधिकारों को राज्य नहीं ले सकता है। इन अधिकारों को वो समझौते में नहीं देगा। सॉवरेन को, संप्रभु को, ग्रुप ऑफ मैन को ये अधिकार सिर्फ उसके पास ही रहेंगे। पर बेंथम ने क्या कहा, बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता ये, क्योंकि अधिकार तो वही हैं जिन्हें राज्य निर्मित करता है, और जो राज्य जिन्हें अधिकार को निर्मित करेगा वही सबसे इम्पॉर्टेंट है और उन्हें ही हमें महत्ता देने की ज़रूरत है। इसीलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों का विरोध किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रॉबर्ट डहल्स बुक। रॉबर्ट डहल की किताब का पूरा नाम क्या है। ए है हु गवर्न्स पावर एंड मोनार्की इन एन अमेरिकन सोसाइटी, बी है हु गवर्न्स पावर एंड राइट्स इन एन अमेरिकन सोसाइटी सिटी, सी है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी, डी हु गवर्न्स पावर एंड ऑटोनॉमी इन एन अमेरिकन सिटी। आप बताइए यहाँ पर हु गवर्न्स, ये बुक तो रॉबर्ट डहल ने लिखी, आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा, लेकिन उस बुक का पूरा नाम क्या है ये थोड़ा सा टफ होगा बताना आपके लिए। शॉर्ट में तो आपको पता है कि हु गवर्न्स रॉबर्ट डहल, पर उसका पूरा नाम क्या है उस बुक का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूरा नाम क्या है हु गवर्न्स बुक का। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पूरा नाम रॉबर्ट डहल की हु गवर्न्स का है ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी। हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी, ये बुक रॉबर्ट डहल की 1961 में पब्लिश हुई थी, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल पावर के बारे में स्टडी किया था। और रॉबर्ट डहल की कौन सी बुक है,
इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये भी रॉबर्ट डहल की इंपॉर्टेंट बुक है। आफ्टर द रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। हाउ डेमोक्रेसी इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रॉबर्ट डहल की इंपॉर्टेंट बुक है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिम द रियल डेंजर टू डेमोक्रेसी इज नॉट फ्रॉम द लीडर्स बट फ्रॉम द लैक ऑफ लीडर्स। किसके अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैकफर्सन, सी हैबरमस, डी सार्टोरी। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के बारे में है। आपको लिबर्टी से क्वेश्चन मिला, इक्वालिटी से मिला, राइट से मिला, अब ये डेमोक्रेसी पर है। इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सार्टोरी का ये लोकतंत्र के लिए स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से है। इनका पूरा नाम था गियोवनी सार्टोरी। ये इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी है। उस बुक का नाम है डेमोक्रेटिक थियरी। 1973 में वो बुक पब्लिश हुई थी। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, विच थिंकर कॉल्ड द रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी द एग्नोस्टिक मॉडल? किस विचारक ने लोकतंत्र के अमूलवादी मॉडल को अग्निवादी मॉडल कहा? ए चांटल मॉफ ने, बी विलियम कैनोले ने, सी माइकल फौकॉल्ट ने, डी बेंजामिन बार्बर ने। ये भी डेमोक्रेसी पर सवाल है। रेडिकल मॉडल को एग्नोस्टिक मॉडल किसने कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या कैंटल मॉफ ने कहा था, या विलियम कैनोले ने, या फिर माइकल फौकॉल्ट ने, या फिर बेंजामिन बार्बर ने? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। माइकल फौकॉल्ट ने लोकतंत्र के अमूलवादी मॉडल को अग्निवादी मॉडल कहा था। अच्छा, ये रेडिकल मॉडल है क्या डेमोक्रेसी का? देखिए, रेडिकल मॉडल क्या कहता है? इसके अनुसार यह है कि राजनीति में सहमति की बजाय संघर्ष होता है। पॉलिटिक्स में जल्दी एक कॉमन व्यू नहीं बन पाता है और वहाँ पर एक स्ट्रगल देखने को मिलता है। ये सामान्य हितों की बजाय विभेद पर बल देता है। यानी सबका कॉमन सबके लिए अच्छा नहीं है। वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं जिनका ही सिर्फ अच्छा होता है। और अगर जहाँ पर सुधार की बात आती है, जहाँ पर रिफॉर्म्स की बात आती है, वहाँ पर विरोध वहाँ पर सबसे मेन रोल प्ले करता है कि हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन हो गया, वेरियस थिंग्स हम यूज़ करेंगे उसके विरोध में कि हमें ये रिफॉर्म की ज़रूरत है। और यही था रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या था कि जिसमें इसने इस मॉडल ने कहा कि क्या है कि वहाँ पर एक सामान्य हितों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वो विभेद पर बल दिया जाता है कि हर इंसान के लिए इक्वल राइट्स नहीं है, इक्वल चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ मेन है, सारे फायदे उन्हीं को होते हैं। ये माइकल फौकॉल्ट ने रेडिकल मॉडल को एक नाम और दिया, अग्निवादी मॉडल। फौकॉल्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश और लास्ट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये 3 बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और तो माइकल फौकॉल्ट ने बहुत सी बुक लिखी हैं, पर आपके एग्जाम में जा सकती हैं। वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन में ऑथर है और बुक्स हैं। आपको मैच कराना है कि कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। मिलीबैंड है, डेविड हेल्ड हैं, स्टीवन लुकास हैं, डी है थाइसिडिस। आपको मैच कराना है कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। थुसिडाइड्स की कौन सी बुक है, स्टीवन लुकास की कौन सी है, डेविड हेल्ड की, मिलीबैंड की। एटलीस्ट आपको एक बुक तो इसमें क्लियर पता होगी।
कौन सी है? क्या वो पावर रेडिकल व्यू है, द स्टेट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, या द पेलोपोनेशियन वार है? मैच कराइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मिलीबैंड। मिलीबैंड की कौन सी बुक है? द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये मिलीबैंड की बुक है। कब पब्लिश हुई थी? 1969 में। इनका पूरा नाम है राल्फ मिलीबैंड। बी है डेविड हेल्ड, इसी बुक की मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जा भी सकती है। द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेविड हेल्ड की बुक 1987 में पब्लिश हुई थी। सी है स्टीवन लुकास, ये बुक भी बहुत से लोगों को पता होगी कि पावर रेडिकल व्यू स्टीवन लुकास की बुक है। कब पब्लिश हुई थी? 1974 में। लास्ट है थुसिडाइड्स, ये क्लियरली आपको पता होगी, ये ग्रीक के हैं ना, ये एथेनियन राइटर थे ये। इनकी बुक है द पेलोपोनेशियन वार, फोर्थ। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड है, देखिए, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इनका ईयर ऑफ पब्लिशिंग फिर से देख लीजिए। मिलीबैंड की कौन सी बुक है? द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कब पब्लिश हुई? 1969 में। फिर है डेविड हेल्ड, इनकी कौन सी बुक है? द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कब पब्लिश हुई? 1987 में। स्टीवन लुकास की पावर रेडिकल व्यू 1974 में। और थुसिडाइड्स की द पेलोपोनेशियन वार। आप ऑथर और बुक्स एक जगह अगर आप लिखते चलेंगे तब आपका एक अच्छा रिवीजन के लिए एक नोट्स तैयार हो जाएगा, तो आप एग्जाम में आराम से अगर कोई बुक और ऑथर आएगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। करेक्ट? देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तब आप कमेंट में ज़रूर उस डाउट को मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स को किए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखिए, अपने स्कोर कमेंट करिए, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए आप क्वेश्चन सारे लगाया करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स, और बगल में बेल आइकन दिया है, आप अगर उसे प्रेस कर देंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसलिए आप देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लगातार क्वेश्चंस लगाते रहिए, सारे यूनिट से क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ एक यूनिट से फोकस मत करिए। अगर आपकी 10 यूनिट है तो 10 में से आप मिनिमम आप कम से कम 7 से 8 यूनिट बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़िए कि अगर इन यूनिट से क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। इसलिए आप सारे यूनिट्स को इक्वली प्रोपोर्शनेट करके अच्छे से सारे यूनिट्स को पढ़िए और उनके क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और आप क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू।